नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। सत्यम च कर्म च सदा परोपकारः सदा नित्यम च धर्मः सदा सदा च सत्यम। ये श्लोक सम्राट विक्रमादित्य के शासन से संबंधित माना जाता है। श्लोक उनके शासन की नीतियों और उनके पालन किए गए सिद्धांतों को व्यक्त करता है। सम्राट विक्रमादित्य के शासन में सत्य, धर्म, परोपकार और निष्ठा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके शासन का आदर्श न्याय, समानता और समृद्धि के सिद्धांतों पर आधारित था, जो उनके शासन के दौरान समाज में प्रचलित थे। आज हम उस महान गौरवशाली शासन व्यवस्था की यात्रा पर आपको लेकर जा रहे हैं, जो 2000 साल से भी अधिक पुरानी है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार विरासत से विकास के ध्येय को साकार करने में जुटी है, जिसके तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 125 दिनी विक्रमोत्सव के अंतर्गत 12, 13 और 14 अप्रैल 2025 को दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासन की मिसाल जन जन तक पहुंचे और इस प्रकल्प के माध्यम से प्रदेश में उनके गौरवशाली इतिहास को न सिर्फ याद किया जाएगा, बल्कि वैसी ही शासन व्यवस्था प्रदेश में स्थापित करने के प्रयास भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये प्रयास कितना सफल होगा, ये आने वाले समय में साफ होगा। सिस्टम इस विजन को कितना सपोर्ट करेगा और आम लोग इसे किस दृष्टिकोण से लेंगे, ये भी स्पष्ट होगा। इसी मुद्दे पर विपक्ष की राय क्या है, इतिहासकारों का इस पर क्या नजरिया है, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अरे मान गया वीर विक्रमादित्य, वाह तुमने शक्ति है, साहस है। अरे मैं तो बेताल हूं, तू चाहे तो अपनी शक्ति से इंद्र को भी परास्त कर सकता है। अरे वाह वाह, मान गया, वीर है वाकई। जी हाँ, आप सही समझे। ये वीडियो लगभग 2000 साल पुरानी उस शासन व्यवस्था और राजा का नाट्य रूपांतरण और चित्रण है, जिसका अपना लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है। आज हम आपको उसी ऐतिहासिक यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, जहां सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली शासन को फिर से जीवित करने का प्रयास हो रहा है। ये प्रयास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया जा रहा है और इस यात्रा का नाम है विक्रमोत्सव। 12, 13, 14 अप्रैल को सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन दिल्ली में होने वाला है। विक्रमादित्य गुड़ी पड़वा 30 अप्रैल की है, ऐसे में 30 मार्च की है। ऐसे में हमारे गुड़ी पड़वा के बाद नए वर्ष में विक्रम संवत का प्रवर्तन जिसने किया है, ऐसे महानायक जिनके जीवन के विविध गुणों से आज भी पूरा देश न केवल नतमस्तक है, बल्कि अपने आप पे गौरवान्वित या गर्व महसूस करता है कि हाँ, हमारे एक शासक ऐसे हैं जो धीरता, वीरता, गंभीरता, विकास, न्याय, आदमी तो आदमी भूत पकड़ लाए। इसलिए विक्रम और बेताल कितने प्रकार के गुण में एक व्यक्ति में हो सकते हैं। ऐसे वीर विक्रमादित्य के नाम पर मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन से गौरवान्वित होती है, तो अतीत का वो गौरवशाली पक्ष दुनिया के सामने पुनः स्थापित हो। यशस्वी प्रधानमंत्री जो सुशासन की मिसाल दे रहे हैं, ऐसे समय में विरासत से विकास की ओर का श्रेष्ठ उदाहरण अगर कोई है तो हमारे वीर शासक विक्रमादित्य है। तो मैं मान के चलता हूँ कि विक्रमादित्य के विक्रम संवत के अवसर पर जब हम दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने राज्य के अंदर वर्ष प्रतिष्ठा के कार्यक्रम करेंगे, लेकिन भविष्य की दृष्टि से भी ऐसे कार्यक्रमों से हमारे गौरवशाली इतिहास को परिचित कराते रहेंगे। सम्राट विक्रमादित्य का शासन भारतीय इतिहास में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनके शासन में 32 पुतलियों की व्यवस्था उनके प्रशासनिक कौशल और न्यायप्रियता का प्रतीक थी। इन पुतलियों का कार्य शासन के विभिन्न पहलुओं की देखरेख करना था। प्रत्येक पुतली को एक विशेष कार्य सौंपा गया था, ताकि प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता और समाज के प्रत्येक वर्ग की भलाई सुनिश्चित की जा सके। ये पुतलियां सम्राट के आदेशों को लागू करती थी और उन्हें स्थानीय स्तर पर नीतियां लागू करने का कार्य सौंपा जाता था। जैसे न्याय पुतली, न्याय प्रणाली के संचालन और अदालतों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना था। कर पुतली का कार्य कर वसूली और कर संबंधी नीतियों का संचालन था। उसी तरह सुरक्षा पुतली, साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना कार्य था। संचार पुतली,
साम्राज्य में सूचना के आदान प्रदान और संदेशों के संचालन की जिम्मेदारी संभालती थी। शिक्षा पुतली शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए नीतियां बनाना और लागू करना। विपणन पुतली व्यापार, बाजार और आर्थिक गतिविधियों का संचालन और निगरानी करना। सामाजिक कल्याण पुतली गरीबों, वृद्धों और विकलांगों के कल्याण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करना। वाणिज्यिक पुतली व्यापारिक गतिविधियों और वाणिज्यिक नीतियों का संचालन। अर्थशास्त्र पुतली साम्राज्य के आर्थिक विकास और संपत्ति के उचित वितरण की जिम्मेदारी थी। धार्मिक पुतली विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता बनाए रखना और धार्मिक कार्यों का संचालन करना। सैन्य पुतली सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और सामरिक अभियानों की योजना बनाना। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ पुतलियां स्वास्थ्य, कला, विज्ञान, साहित्य आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए पुतलियां थी जो उस क्षेत्र में विशेष नीतियों का संचालन करती थी। शासन पुतली साम्राज्य के शासन, संचालन और सम्राट के आदेशों को लागू करने की जिम्मेदारी थी। कृषि पुतली कृषि के उत्थान और किसानों की भलाई के लिए नीतियां बनाना। जल पुतली जल संसाधनों के प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था की देखरेख। बच्चों की देखभाल पुतली बच्चों के कल्याण, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नीतियों की देखरेख करना था। इस तरह से स्थानीय प्रशासन पुतली, सांसद पुतली, संस्कृति पुतली, नदी और पर्यावरण पुतली, विभिन्न प्रमुख नगरों के लिए पुतलियां, मुद्रणन पुतली, नौकरशाही पुतली, नौका पुतली, समुद्री सुरक्षा और समुद्री मार्गों का प्रबंधन, उधारी पुतली, अवैध गतिविधियां पुतली, खगोल शास्त्र पुतली, शिक्षकों की देखभाल पुतली, संचार पुतली, स्वास्थ्य पुतली, राजदूत पुतली और विदेशी राजनीतिक संबंधों और कूटनीति का प्रबंधन करने वाली पुतलियां विक्रमादित्य के शासन में मौजूद थी। मध्य प्रदेश सरकार इस गौरवशाली विरासत को विकास के मार्ग पर लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य के आदर्शों को पुनः स्थापित करने का संकल्प दोहराया है। तो लगता है कि मोहन कैबिनेट में भी 32 मंत्री हैं जो अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं, ठीक वैसे ही जैसे विक्रमादित्य की 32 पुतलियां प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की देखरेख करती थी। न्याय, वीरता, दानशीलता, शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, दयालुता, अरे पता नहीं कैसे किस किस प्रकार के गुणों से युक्त है, जिनके शासन के बलबूते पर जिस सिंहासन पे बैठते वो गुणों से युक्त कल्पनातीत 32 पुतलियों का सिंहासन, ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान विराजमान जिस सिंहासन पे हो जाए, उस शासन के शासक का बैठने के बाद उस सिंहासन का महत्व 1000 साल है विक्रमादित्य और राजा भोज के बीच में। लेकिन इस प्रयास को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्षी नेता इसे एक राजनीतिक प्रयास मानते हैं और उनका कहना है कि सरकार को पहले राज्य में बढ़ते मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विक्रमादित्य एक महान राजा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विक्रमादित्य को पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया था, उन्होंने अपनी टाइम घड़ी बनाई थी। मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि आक्रांताओं के कैलेंडर चल रहे हैं यहाँ पर, हमारे कुंडली बनती है तो आक्रांताओं के जो है लोग आज भी हमारी कुंडली में शक संबद्ध लिखते हैं। विक्रम संबद्ध से क्यों नहीं बनती कुंडली? देश में 2 ही श्रेष्ठ आर्बिट्री हैं, एक जो है उज्जैन और दूसरी जयपुर, और इसी के कैलेंडर को मान्यता देनी चाहिए। सरकार इस पर कोई घोषणा करे तब तो विक्रम उत्सव का मतलब है, नहीं तो बस वो भूत को आप भी कंधे बिठा के चलते रहिए। देश भर में विक्रमोत्सव मनाना एक अच्छा विचार है, लेकिन विपक्ष कहता है कि क्या है जनता के असल मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य से ध्यान भटकाने का एक तरीका नहीं है। विपक्ष के आरोप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन एक गौरवशाली शासन व्यवस्था को फिर से स्थापित करने में कोई बुराई तो नहीं है। इसका उद्देश्य भी राज्य में रोजगार को बढ़ावा देना, लोगों को प्राचीन व्यवस्था से अवगत कराकर प्रदेश का विकास करना है। जब इस प्रकल्प से हमारी जड़ें मजबूत होती हैं तो इसकी सराहना क्यों नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो मध्य प्रदेश में मोहन राज है सिंहासन 32 जैसा काज। जाहिर तौर पर यदि
विक्रमादित्य के चित्र की बात करें, मध्य प्रदेश के नक्शे की बात करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर यदि आगे बढ़ें तो एक बात सामने आती है कि उस शासनकाल को याद कीजिए और जिस तरह से 32 पुतलियों का जिक्र किया, हर एक चीज़ को संभालने के लिए उन चीज़ों को जिस तरह से किया गया है, दर्शाया गया है, इतिहास में जाकर देखें समझें तो एक बात ही अलग थी, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन आज के परिदृश्य में, वर्तमान में यदि विक्रम उत्सव मनाने का जिक्र है, यदि उसी एक राह पर आगे बढ़ने की सरकार की कोशिश है, सरकार का प्रयास है, और ये बात बिल्कुल सच है, जिस तरीके से मोहन यादव की सरकार है, उनके भी 32 मंत्री अपनी जिम्मेदारियों के साथ ये चीजें लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। विपक्ष का अपना एक मत हो सकता है, लेकिन उनकी भी राय, उनका भी सुझाव, वो भी जो बातें रखते हैं वो भी महत्वपूर्ण होती है। आज हम इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सचिन वर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ अब से कुछ देर में, स्वागत है उनका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं लोकेश भारतीय। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अखिलेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, जो पूर्व कुलगुरु हैं विक्रम विश्वविद्यालय के। अखिलेश पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रयास हैं, इतिहास को यदि मैं समझने की कोशिश करूं और इस पूरे उद्देश्य पर जाऊं तो सबसे पहले रमेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल रमेश जी, एक जब हम विक्रमादित्य की बात करें, राजा विक्रमादित्य की बात करें, उनके शासन की बात करें, 32 पुतलियों का जिक्र हुआ, और आज के समय में वर्तमान में यदि विक्रम उत्सव की बात होती है, उस कहते हैं ना कि एक विरासत को आज एक आगे विकास की तरफ ले जाना, उसे बढ़ाना, मध्य प्रदेश की सरकार काफी समय से हम देख रहे हैं इस चीज को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। जैसे डॉक्टर मोहन यादव है, वैसे उनके 32 मंत्री भी हैं। तो इस उत्सव को मनाने के लिए विक्रमादित्य के शासन की जो आज एक चर्चा निकल पड़ी है, सबसे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया उस पर। देखिए, मोटे तौर पर मेरी दृष्टि में विक्रमोत्सव मनाना एक प्रशंसनीय कदम है, और मुझे तो ये, जब से मैंने ये समाचार सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके दो कारण हैं। अगर हम राजनीति से बहुत अलग हट करके विचार करें तो विक्रम संवत की विशेषता क्या है? विक्रम संवत, जिसको हम गुड़ी पड़वा कहते हैं, जो 30 मार्च को आ रही है, 2022 वर्ष शुरू हो रहा है, और हर विक्रम संवत का प्रत्येक स्वामी होता है। इस विक्रम संवत का नाम जो है वो कालयुक्त है, और ये जो आरंभ हो रहा है, इसका जो राजा है वो सूर्य है, और मंत्री का दायित्व भी सूर्य के पास है। ये विक्रम संवत का स्वरूप है। इसमें एक विशेष बात राखी जी ये है, मैं इसमें थोड़ा सा 1-1.5 मिनट ज्यादा लेना चाहूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, विक्रम संवत जो लागू हुआ है वो 2082 वर्ष शुरू हो रहा है, यानी 2081 वर्ष शुरू हो गए। 2081 वर्ष पहले हम सब जितने लोग पैनल में हैं, हमारे पूर्वजों को अंतरिक्ष की, ग्रहों की और उनकी गति का पूरा ज्ञान था। विक्रम संवत एकमात्र ऐसा संवत है जिसमें चंद्र वर्ष की भी गणना है और सौर वर्ष की भी गणना है। चंद्र वर्ष जो पूरा होता है वो 355 दिनों में पूरा होता है, और सौर वर्ष जो पूरा होता है वो 365 दिन में पूरा होता है। तो राशि का निर्धारण, नक्षत्र का निर्धारण तो चंद्र के आधार पर होता है, लेकिन इस वर्ष को जो हम बीच में मल मास या मल अवधि जुड़ती है, उसको जोड़ करके फिर सौर वर्ष 300 वर्ष कर लेते हैं। ये कल्पना हमारे सबके पूर्वजों को, ये ज्ञान अंतरिक्ष के सारे ग्रहों का, उनकी गति का, क्योंकि जब सौर मंडल की गति की गणना होती है तो उसमें सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, बृहस्पति की गति, बुध की गति, मंगल की गति, इन सब का समन्वय होता है। इसका अर्थ है हमारे पूर्वजों को 2081 वर्ष पहले जारी हुआ था। जो कैलेंडर इन समय दुनिया में चल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये केवल और केवल 450 वर्ष पहले तैयार हुआ है, और 450 वर्ष तैयार होकर के उसको पुरानी कालन करके उसको 2000 साल पहले से उसको लागू किया गया है। 7वीं शताब्दी तक जो लोग हमारे सिर पर रहे, उनको ये पता तक नहीं था कि धरती गोल है, वो सूर्य की परिक्रमा करती है। जब ये रहस्योद्घाटन पहली बार एक वैज्ञानिक ब्रूनो ने किया, वो इटली का वैज्ञानिक था ब्रूनो, तो उसको चर्च के आदेश से मृत्यु दंड दिया गया। गैलीलियो ने कहा कि धरती गोल है, तो उसको जेल में डाल दिया गया। हमारे यहाँ ऋग्वेद में भूगोल शब्द आया है, अथर्ववेद में आया है कि सूर्य ने पृथ्वी को घुमा रखा है। इसका अर्थ है कि हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिकता के साथ, उत्कृष्टता के साथ ऊंचाई पर थे।
अब मैं उज्जैन के ऊपर आता हूँ, विक्रमादित्य के ऊपर आता हूँ। ये जो धरती है जहां हम बैठे हुए हैं, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, इसके मध्य की जो धरती है, ये तब भी थी जब यूरोप का जन्म नहीं हुआ था, जब यूरेशियन प्लेट का विघटन नहीं हुआ था, जब हिमालय नहीं था, तब भी ये धरती थी, यहाँ पर मानव सभ्यता भी मौजूद थी। और इसीलिए 2000-2500 वर्ष पहले यहाँ एक शासन व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट थी। विक्रमादित्य की जो राज्य व्यवस्था थी वो 3 स्तरीय व्यवस्था थी। नवरत्न उनके बिल्कुल अलग थे, मंत्रिमंडल उनके अलग थे, और जो बृहद परिषद थी वो उनकी 32 सदस्यों वाली बृहद परिषद हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर के वो जो त्रिस्तरीय उनकी सारी व्यवस्था हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा प्रजातंत्र को अगर देखेंगे तो जो उनके 32 सदस्य, जो उनका मंत्रिमंडल हुआ करता था, वो विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से लेकर के बना था। एक और बात है, एक बार जब कश्मीर का राजा का निधन हो गया और उत्तराधिकारियों का वहां पर कुछ विवाद रहा, तो कश्मीर से चल करके राजा विक्रमादित्य के पास आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ निर्णय कर दीजिए। एक और बात, दूसरा ये बात हमको धारणा निकाल देना चाहिए कि शक संवत की शुरुआत जो है वो शकों के आक्रमण से शुरू है। शकों का विनाश राजा विक्रमादित्य ने किया था। विक्रमादित्य के जो पिता थे, शक आक्रमण में चूंकि उनका निधन हो गया था, माता और मंत्री बालक को लेकर के, 2 भाइयों को लेकर के कहीं चली गई थी। और फिर जब वनवासियों को और सारे लोगों को एकत्र करके संघर्ष किया और शकों को उन्होंने मथुरा तक धकेल करके राज्याभिषेक हुआ, तो राज्याभिषेक की तिथि वो विक्रम संवत की तिथि है। आगे चल करके शकों से जब उन्होंने दोबारा उनको कश्मीर के बाहर भेजा, तब वो शक संवत शुरू हुआ। वो शकों से भारत की मुक्ति का संबंध है। तो मैं समझता हूं विक्रम, ये स्मरण जो है, एक छोटा सा उदाहरण और दे के बात राखी खत्म करूंगा। कल्पना कर सकते हैं कि यूरोप के लोग कितने चोर हैं, उन्होंने हमारे ज्ञान को चुराया। जो लोग ज्योतिष को समझते हैं, पंचांग को देखना जानते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं एक हमारे यहाँ पंचांगविद हैं, हमारे यहाँ अहोरात्र शब्द आता है 24 घंटे के लिए, और 1 घंटे के लिए होरा शब्द आता है। होरा शब्द को अगर आप रोमन में लिखेंगे तो स्पेलिंग आएगी HOURA। अब उन्होंने इसका ए गायब किया तो होर बचा। होर का उन्होंने उच्चारण बदल दिया, केवल उसको आवर कर दिया। तो आवर यानी 1 घंटे की स्पेलिंग HOURA है, जो हमारे पंचांग से होरा से उन्होंने चुराई हुई है। तो कुल मिलाकर के आज अगर विक्रमोत्सव मनाने जा रही है सरकार और दिल्ली में मनाने जा रही है, तो मैं समझता हूं उसमें विक्रम संवत की भी सारी बात आएगी, विक्रमादित्य की व्यवस्था की भी सारी बात आएगी, उनकी नीतियों की भी बात आएगी। यानी 2000-2,500 साल पहले हमारे यहाँ कृषि और वाणिज्य और इंडस्ट्री का विकास कैसा था, ये बात भी ध्यान में आएगी। मैं समझता हूँ ये विक्रमोत्सव मनाना ये बहुत उत्तम बात है, और इसकी तो सब चीजों से अलग हट करके प्रशंसा की जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। वापस आऊंगी रमेश जी। अखिलेश पांडे जी मुझे सुन पा रहे हैं? अखिलेश जी, क्योंकि आप तो विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु रहे हैं, मुझे लगता है बहुत बारीकी से मैं राजा विक्रमादित्य की बात करूं, उनके लिए बहुत सारी बातें अभी रमेश शर्मा जी ने भी कह दी हैं। और विक्रम उत्सव मनाना, उनकी नीतियों को आज इतने वर्षों बाद, कहते हैं ना कि मैं सबसे ज्यादा करेक्ट करूंगी आज की युवा पीढ़ी से, वो चीजें यदि आज हम समझ रहे हैं, उसके ज्ञान को समझ रहे हैं, उनकी नीतियों को समझ रहे हैं, वो 32 पुतलियां क्या कार्य को देखती थी, आज यदि उसकी गहराई को समझ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की सरकार ये जो प्रयास कर रही है, इसे आप किस तरह से लेते हैं और इसका कितना ज्यादा प्रभाव आने वाले वक्त में दिखेगा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस पे बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और हम लोगों को एक अवसर अपना विचार रखने का दिया। मैं विक्रम विश्वविद्यालय में रहा और विक्रम विश्वविद्यालय सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे है। वहाँ पे विक्रमादित्य शोध संस्थान भी है, जिससे हम लोग काफी समय से जुड़े रहे। और कोरोना काल के बाद 2 साल विक्रम महोत्सव से मैं भी जुड़ा रहा। मैंने देखा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, धीरे धीरे हमारा जो इतिहास लिखा गया है, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता जो हमारे माननीय रमेश जी हैं, उन्होंने अभी कहा, बहुत सारी चीजें जो है हमारे इतिहास का, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उससे गायब है। उसमें हम अपने युवाओं को पढ़ा नहीं रहे हैं, और जो इतिहास लिखा गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही तोड़ मरोड़ करके लिखा गया, जिसमें कि यदि आप देखें हमारे जो इतिहास के, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसमें हमारे जो अपने सम्राट रहे, अपने जो शासक रहे, अपने जो सारे ये जो लोग रहे, उनके बारे में बहुत कम, उनका दूसरा तरीके से नैरेटिव लिखा गया है।
उस कंडीशन में विक्रमादित्य के बारे में यदि हमारी युवा पीढ़ी को हम समझाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने युवाओं को जो है अपने गौरवशाली ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा है उससे जोड़ते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे लास्ट टाइम जो विक्रमा महोत्सव हुआ है उसमें विक्रम विश्वविद्यालय ने 40 ऐसे सेमिनार करवाए, जिस सेमिनार में उनकी न्याय व्यवस्था, उनकी कृषि व्यवस्था, ये पर्यावरण की उनका चिंतन, ये सारी व्यवस्थाओं को जब उस पर सेमिनार आयोजित किया गया तो ये पाया गया कि जो उस समय की जो व्यवस्थाएं शिक्षा में भी थी, शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो इतनी सुदृढ़ थी, इतनी उत्तम किस्म की थी, चाहे वो इंजीनियरिंग की शिक्षा है, चाहे मेडिकल की शिक्षा है, और वो चीजें, वो जो ज्ञान है वो हमारे जो अभी वर्तमान में जो हमारी जो कोर्स मटेरियल है सभी चीजों से गायब है, उसमें हम पढ़ा नहीं रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारी जो विरासत रही है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, यदि हम उसको अपने युवाओं तक पहुंचाएंगे तो युवाओं में एक जो देश में अभी समझते हैं कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो सब विदेश से सीख रहे हैं, ये जो कल्पना हमारे युवाओं में आ गई है, ये सोच हमारे युवाओं में आएगी, उससे बहुत उसमें चेंज आएगा। अभी ये विक्रम संवत के बारे में मैं बताऊं, पिछले साल कम से कम 150 जो पंचांग बनाते हैं पूरे देश से, वो लोग विक्रम विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए थे, उस पर चर्चा हुई, तो सभी का एक मत था कि विक्रम संवत आज इतना हमारे लिए उचित है और लागू किया जाना चाहिए। बल्कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उस समय शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने इसको वहां से प्लेटफॉर्म से डिक्लेयर किया कि हमको विक्रम संवत, शक संवत की जगह विक्रम संवत को लाना है। और सारे जो पंचांग के लोग थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपना इस पर विचार व्यक्त किया था और वो लागू करने के लिए शुरुआत हो गई है। दूसरा, नाट्य कला, जैसे अभी चल रहा है उज्जैन में, अभी पिछले महीने अभी चालू ही है नाट्य कला, मतलब इसमें ऐसी चीजें दिखाई गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज के युवाओं को अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए ये जो विक्रम महोत्सव है, उसके साथ में जो विक्रमादित्य शोध संस्थान है, पूरे देश में इसको प्रसारित करना चाहिए। और अभी पिछले वर्ष हैदराबाद में विक्रम महोत्सव मनाया गया, जो बिल्कुल अपोजिट एकदम से, वहां पे हिंदी स्पीकिंग नहीं है, बल्कि लेकिन वहां पे इतने लोगों का रिस्पांस वहां मिला विक्रम महोत्सव में कि पूरा हैदराबाद, मतलब सभी लोग ये उतना उम्मीद नहीं कर रहे थे जितना वहां मिला। ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। शिक्षा में अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन, कोर्स में परिवर्तन और सारी चीजों में ये पुरानी जो ज्ञान की परंपरा है उसको समाहित करते हुए अभी शामिल की जा रही। इसलिए विक्रम महोत्सव एक अवसर प्रदान करता है हमारे युवाओं को विक्रमादित्य के बारे में जानना, और जब वो जानेंगे तो डेफिनेटली उनके में बहुत सारे उनके बिहेवियर में चेंज आएगा और वो देश के प्रति कहीं ना कहीं उनका एक कमिटमेंट बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। वापस आऊंगी, सचिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। सचिन जी, ये प्रयास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काफी टाइम से इस चीज को आगे बढ़ाना, एक मैं उद्देश्य भी बहुत समय से देख रही हूँ, विरासत से विकास का। मैं थोड़ा सा इसलिए जोड़ूंगी क्योंकि ये हमारी विरासत ही है, आज इतने वर्षों पुराने, आज हम राजा विक्रमादित्य का जिक्र कर रहे हैं और उनसे जुड़ी चीजों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, नीतियों की बात हो रही है, और ये एक कनेक्शन जोड़ा गया है कि जैसे सिंहासन 32 वैसे ही मोहन के 32 मंत्री। तो ये उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है और इसे कितना आगे ले जाने का एक प्रयास जो सरकार का है उसको बढ़ाना करेंगे? देखिए राखी जी, किसी भी व्यक्तित्व से बड़ा उसका जो उद्देश्य होता है, जो वो नीतियां लाता है, उसका महत्व होता है। तो जैसे राजा विक्रमादित्य हैं, उनके बारे में जब भी बात करते हैं तो उनके बारे में जो कहानियां जब हम सुनते हैं तो उसमें यही बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य इतने न्यायप्रिय व्यक्ति थे और मर्यादा के इतने धनी व्यक्ति थे कि उनके सिंहासन पे अगर कोई व्यक्ति बैठ जाता था तो वो भी न्याय प्रियता की तरफ चला जाता था, वो भी न्याय करना शुरू कर देता था और सही न्याय उचित न्याय करना शुरू कर देता था। तो इस तरह से जो है राजा विक्रमादित्य जो है, उनके बारे में बहुत ज्यादा इतिहासकारों ने लिखा नहीं है, लेकिन
उनके बारे में जो भी हमें जो ज्ञात होता है कहानियों से, चाहे जो हम पुराने समय की जो बातें सुनते हैं, उससे जो हमें मालूम पड़ता है कि विक्रमादित्य जी के समय जिस तरह से उन्नत जो था विज्ञान था, आज वैदिक घड़ी जो है वो स्थापित हो चुकी है उज्जैन में। तो उस जो उन्नत विज्ञान था उसके बारे में भी हमें आज शोध करने की आवश्यकता पड़ रही है कि उन्होंने उस समय जितना विज्ञान उन्नत था उस ऊंचाइयों तक अभी हम पहुंचे भी नहीं हैं, कि वो विज्ञान में एक कमरे में बैठकर और सालों और हजारों साल आगे की गणना कर लेते हैं। आज भी जो मीन्स जो विक्रम संवत के अनुसार और जिस तरह से जो हमारे पंचांग वगैरह जो बनते हैं, उससे जो हम जिस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में प्रेडिक्शंस कर देते हैं, उसको आज जितने भी साइंटिफिकली जितने भी शोध हुए हैं उससे भी माना गया है कि वो उचित है और सही है, कि आज हम बैठ के हजारों साल बाद की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि चंद्र की किस तरह की जो है की पोजीशनिंग होगी, सूर्य किस तरह से पोजीशन होगा इस तारीख में। अगर जैसे अभी भगवान राम के जो का जन्म दिवस जिस दिन माना जाता है, रामनवमी के दिन, उसी का दिन और समय वगैरह डाला गया, तो जो सॉफ्टवेयर था उसने जो जिस तरह के प्रेडिक्शंस किए, उससे वही दिन और वही समय जो है जहां पर भगवान राम का और वही स्थान जहां पर भगवान राम का जन्म माना जाता है, वो सारी प्रेडिक्शन सही हुई। तो जो जिस तरह से आज का के समय हम जिस तरह से पुराने जो हमारे विज्ञान है उसका शोध कर रहे हैं, तो उससे ये ज्ञात हो रहा है कि हमारा जो सनातन धर्म का के समय जिस तरह से पुराने समय में हम जितने उन्नत थे, अब उसका हम शोध करके ही उस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। राम पांडे जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम। राम पांडे जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। विक्रम उत्सव मनाने को लेकर सिंहासन 32 की बात होती है और जाहिर तौर पर मोहन के 32 मंत्री एक नीतियों को जोड़े, एक पुरानी विरासत को लेकर चढ़े, एक उद्देश्य जो सरकार का है विरासत से विकास का, और एक राजा विक्रमादित्य को समझने को आज यदि उनको समझते हुए इस चीज को आगे जो एक चर्चा चल पड़ी है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया उस पर। देखिए, सब कुछ सार्थक तब होता है जब हमारा मन साफ होता है, और जो भी नीतियां बनाई गई हैं देश में वो भगवान राम से भी सीखा गया है, विक्रमादित्य जी से भी सीखा गया है, दुनिया के सारे संविधान पढ़े गए, सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी गई, सारे जितने भी न्यायप्रिय राजा थे उनके बारे में पढ़ा गया, उनकी नीतियों के बारे में पढ़ा गया, और जिनके स्वयं के पास 32 डिग्रियां थी असली, उनके द्वारा हमारे देश का संविधान बनाया गया। तो संविधान में सब कुछ समाहित है। विक्रमादित्य जी का न्याय भी समाहित है, राम राज्य भी समाहित है, कृष्ण राज्य भी समाहित है, दुनिया भर की जितनी भी अच्छाइयां हैं सब कुछ हमारे संविधान में समाहित है। अभी 32 पुतलियों की बात चल रही थी, तो संविधान में मंत्रिमंडल भी समाहित है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल भी होगा, प्रदेश का भी मंत्रिमंडल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमारी नीयत तो साफ होना चाहिए ना। नीयत साफ नहीं है तो क्या होगा, हम करप्शन करेंगे, और जो करप्शन है वो सारी बुराइयों की जड़ है। यदि 32 मंत्री करप्ट हैं तो कभी न्याय नहीं मिलेगा, और 32 मंत्री यदि ऑनेस्ट हैं तो विक्रमादित्य का शासन आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, एक पुलिस वाले के घर से 52-54 किलो सोना मिलता है और ये नहीं पता चलता है कि ये सोना किसका है। कई मंत्रालय बनाए गए हैं, विक्रमादित्य जी के समय पर भी थे, कर मंत्रालय था, क्या वो 28% तक कर लेते थे क्या विक्रमादित्य जी? उनके समय भी वित्त मंत्रालय था, क्या विक्रमादित्य जी हर दिन 100 करोड़ का कर्जा लेते थे क्या 4 लाख करोड़ का कर्जा प्रदेश के ऊपर होता यदि विक्रमादित्य जी होते? 20 महिलाओं के साथ प्रतिदिन दुष्कर्म हो रहा है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है। क्या विक्रमादित्य जी की नीति को हम अपनाते तो 20 महिलाओं के साथ प्रतिदिन दुष्कर्म होता? क्या शिक्षा मंत्रालय ऐसा होता जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है? और जहां तक मैं बात करूं, हम विक्रम संवत की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में इसे राष्ट्रीय पंचांग घोषित कर दिया गया था, और
जो विक्रम यूनिवर्सिटी के अभी वाइस चांसलर बैठे हुए थे, विक्रम यूनिवर्सिटी, विक्रम विश्वविद्यालय बनाया किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय विक्रम विश्वविद्यालय बना था। तो जब हम किसी को आत्मसात करते हैं, किसी की नीयत को आगे बढ़ाते हैं, किसी की मंशा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो न्याय प्रिय थे, शिक्षा प्रिय थे, तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापना किसने की? कांग्रेस सरकार ने की। मैंने स्वयं विक्रम विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है और वहां कैसे कैसे महान लोग उस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, शिव मंगल सिंह सुमन जैसे। तो पहले के जो इतिहासकार थे वो किसी पार्टी से बंधे नहीं होते थे, ज्यादा ईमानदार होते थे। आजकल तो सभी स्वार्थी हो गए हैं, सभी अपनी मनगढ़ंत बातें लिख देते हैं। तो पहले के इतिहासकार आज के इतिहासकारों से कहीं ज्यादा अच्छे थे। विक्रमादित्य शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। INS विक्रमादित्य, जो नौसेना को जो जहाज दिया गया है मनमोहन सरकार के समय, उस पर 30 हेलीकॉप्टर खड़े हो सकते हैं, पूरी दुनिया से वो लड़ सकता है। तो INS विक्रमादित्य किसने दिया? मनमोहन सरकार ने दिया। तो आपको बातें करने से ज्यादा काम करके दिखाना चाहिए, धरातल पर दिखना चाहिए। हम न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कैसी है न्याय व्यवस्था? एक सुप्रीम कोर्ट के जज के यहां से सैकड़ों करोड़ों रुपया निकलता है और उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं होती है, कोई जांच नहीं होती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। डबल इंजन की सरकार है। जिसको न्याय देना है उसके पास जो हजारों करोड़ों रुपया निकल रहा है, वो पैसा किसका है? क्यों नहीं पता किया जा रहा है? एक सौरभ शर्मा जिसके घर में सोने चांदी की खदानें निकल रही हैं, पैसा उगल रहा है, वो पैसा किस मंत्री का है? क्यों नहीं बताया जा रहा है? तो कैसे न्याय व्यवस्था प्रॉपर होगी? भाई, जब पुलिस वाले मध्य प्रदेश में फिर रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों में 3-4 पुलिस वालों की हत्याएं हो चुकी है, जिनको न्याय व्यवस्था लागू करनी है। वकील जो न्याय देने के लिए आगे आते हैं वो पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं, पुलिस वाले वकील की पिटाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज आत्महत्याएं हो रही हैं। क्या विक्रमादित्य होते तो इतनी महंगाई बढ़ती? क्या विक्रमादित्य होते तो इतनी बेरोजगारी बढ़ती? आप काम करके दिखाइए। 12, 13, 14 अप्रैल आप कह रहे हैं कि दिल्ली में हम विक्रमोत्सव मनाएंगे, राष्ट्रपति मुर्मू जी को बुलाएंगे। अरे, राष्ट्रपति मुर्मू जी के साथ न्याय नहीं हुआ। संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू जी को करना चाहिए था। जब उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो आप कैसे कह सकते हैं कि विक्रमादित्य जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं? राम मंदिर का उद्घाटन या तो शंकराचार्य जी को करना था या राष्ट्रपति मुर्मू को करना था। जब उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो किसके साथ न्याय होगा? अमित शाह जी को बुला रहे हैं, बताइए, न्याय करने के लिए। अमित शाह जी का कैसा बैकग्राउंड है? जस्टिस लोया को न्याय नहीं मिला, गृह मंत्री गुजरात के हरेन पंड्या को न्याय नहीं मिला, और आप अमित शाह जी को न्याय करने के लिए विक्रमोत्सव में आमंत्रण दे रहे हैं। तो ये केवल इनको गड़े मुर्दे उखाड़ना है। दुनिया विक्रमादित्य जी आर्यभट्ट के सिद्धांत पर चल रही है। एलन मस्क सुनीता विलियम्स को लेकर लौट के आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया हमारे जो पूर्वज है उनको मान रही है, उन पर शोध कर रही है, उन पर आगे बढ़ रही है। रूस वैक्सीन बना रहा है, वो भी हमारे देश के वैज्ञानिकों को मान रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। चीन 5 मिनट में ऐसी बैटरी बना रहा है जो 500 किलोमीटर चल रही है। सारी दुनिया हमारे वैज्ञानिकों को मान रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार केवल बातें करवा लो, मानेगी कुछ नहीं। गरीबी बढ़ाती जा रही है। खुशी सूचकांक में हम दुनिया में 118वें नंबर पर आ चुके हैं, यही बातें कर करके। देश के 100 करोड़ लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 80-90 करोड़ लोगों को तो राशन की बात सरकार भी स्वीकार कर रही है। तो आप जब तक देश से करप्शन खत्म नहीं होगा, ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, यदि आप जीरो टॉलरेंस में 1% भी होते तो वो जज जेल में होता, और जो जितने भी परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त थे वो सारे के सारे जेल में होते। ठीक है राम पांडे जी, चलिए, आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। ठीक है लोकेश जी, देखिए, सबका अपना एक मत हो सकता है। मूल प्रश्न और मूल चर्चा जो इसलिए थी, हम फिर से राजा विक्रमादित्य पे आते हैं। ये बात सच है, उनका न्याय,
उनकी नीतियां, उन चीज़ों को आज वर्तमान परिदृश्य में लाना, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना और उसको भी फॉलो करके ले जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। देखिए, यदि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा प्रयास हो सकता है, उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन ये बात सच है कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे। फिलहाल ये जो 3 दिन का एक आयोजन होना है, विक्रम उत्सव मनाने की बात हो रही है, विक्रम संवत, मुझे नहीं लगता किसी को अब मुझे बताने की जरूरत है, सभी यहाँ पर दिग्गज बैठे हैं, सबका अपना अपना मत है। क्या मानते हैं आप, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, किस तरह से इसका विश्लेषण करना हो और इन चीजों को समझना हो, सरकार के उस प्रयास को समझना हो, राजा विक्रमादित्य को समझना हो, क्या कहेंगे? बिल्कुल राखी जी, देखिए सबसे पहले तो स्वागत मध्य प्रदेश में जो 3 दिवसीय ये आयोजन होगा उसका। जैसा आपको एक चिंतन रहता है युवाओं का, मुझे भी ज्यादातर युवाओं का चिंतन रहता है कि एक छोटा सा कोट है, जो हमारा इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना भी नहीं सकता। और अभी मैं सुन रहा था पैनलिस्ट में, तो जो अखिलेश जी हैं, जो वीसी रहे हैं विक्रम विश्वविद्यालय के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के जो है परोसा जाता है हमारे सामने, और जैसा हम लोग रख देते हैं या जैसा हमको पढ़ा दिया जाता है हम लोग अमूमन वैसे ही मान लेते हैं। तो एक लाइन है जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इतिहास को पूर्णतः किसने जाना, इतिहास को पूर्णतः किसने जाना, वरुण के हैं नैन 1000, इंद्र के हैं 100, शिव के हैं 3, आपके और मेरे 2। तो हम उस व्यवस्था में हैं जहां पे आज हमें इन हमारे जो राजा हैं, जो हमारे प्रतापी राजा हैं, इनके इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और जो प्रदेश सरकार की ये एक मुहिम है, इसमें 100% मैं इनके साथ में हूं, उसके कुछ कारण हैं। देखिए, जैसे आप लोगों ने अभी यहाँ पर विक्रम संवत के बारे में बार बार बात की, और हमारे सारे जो दिग्गज पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि विक्रम संवत जो है वो हमें लाना चाहिए। लेकिन क्यों हम लोग शक संवत को लेके ही चल रहे हैं? जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है उसके आधार पे आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि शक संवत को लाने वाले शक नहीं थे, है ना। शक संवत को लाने वाले आप देखेंगे ये शकों को हराने वाले राजा विक्रमादित्य थे। जब राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराया और यहां से खदेड़ के बाहर निकाला, तो उस समय ऐसा माना जाता है कि 57 और 58 ईसा पूर्व के मध्य हम लोग विक्रम संवत को मानेंगे। लेकिन यहाँ पर कनिष्क नाम का राजा जो है बाद में आता है। कनिष्क अगर आप देखेंगे तो ये एक यूची जनजाति क्षेत्र हुआ करते थे, चाइना के पश्चिमी वाले भाग का हिस्सा है ये, और ये कुषाण जनजाति होती थी। कुषाण इनको क्यों कहते थे? जो लोहे का अच्छा प्रयोग करते हैं उसे कुषाण बोला जाता था। तो कुषाण जनजाति के आप बोल सकते हो कुषाण वंश के एक राजा थे कनिष्क। तो कनिष्क जब भारत आए तो कनिष्क ने देखा कि इतिहास जो है पूर्णतः मिला जुला है, कोई वास्तविकता इसके अंदर दिख नहीं रही है। तो एक स्पेसिफिक हमें डेट चाहिए थी। जैसे हम लोग वेस्ट की बात करें तो वो लोग हम लोग देखेंगे जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते हैं, तो वो 1st BC और इस तरह से जो है चीजों को मानते हैं। हम लोग क्या करें? तो कनिष्क ने, जो कि यूची जनजाति से थे और कुषाण आप कह सकते हैं हिस्से से थे, तो चाहते तो वो कुषाण संवत चलाते। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर शक बहुत ज्यादा मशहूर हैं, और इस आधार पे उन्होंने गणना की कि क्यों ना हम लोग शक संवत को स्टार्ट करें। अब जो इतिहासकार हैं वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि कुछ गणनाओं को अगर हम लोग एवरेज कर दें, जिसको एवरेज प्रोपोर्शन हम लोग बोलते हैं, अगर इस आधार पे कमेटी बनाई जाए और इसके आधार पे कोई निर्णय लिया जाए, तो निश्चित रूप से हमें शक संवत को छोड़ के विक्रम संवत की ओर जाना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। दूसरी चीज, राजा विक्रमादित्य एक बहुत प्रतापी राजा थे, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर हम इतिहास को ठीक से पढ़ेंगे तो राखी जी कुछ राजा ऐसे हैं, अगर हम लोग देखें 32 से 40 राजा अगर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधियां ली हैं। और विक्रमादित्य की उपाधि इतनी कॉमन थी कि कोई छोटा सा छोटा काम करता था तो अपने आप को विक्रमादित्य बोलना चाहता था। जैसे अगर हम लोग गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय मिलेंगे, तो उन्हें जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, या द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे राजा विक्रमादित्य का स्थान था उस समय, कि इतने लंबे समय बाद भी बड़े बड़े राजा जो हैं कोई कीर्तिमान रच के विक्रमादित्य की उपाधि लेते थे।
अब हम बात करेंगे, जैसे कि राम पांडे जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि देखिए कोई भी प्रशासन या जो हम लोग देखें आधार होता है प्रशासन का आधार, वो हमारे विरासत से होना चाहिए। हम विरासत से विकास की ओर बढ़े, लेकिन क्या राजा विक्रमादित्य हमारे पीछे विरासत छोड़ के गए हैं? आपको बताना चाहूंगा कि हमारा मध्य प्रदेश जो है आज भी लगभग 70% जो हमारी आबादी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कृषि प्रधान है। और उसमें सबसे पहला सुधार जो लेके आए थे उस समय इतिहास में, वो लेके आए थे हमारे राजा विक्रमादित्य लेके आए थे। दूसरा, कर सुधार प्रणाली, जो हम लोग इतने आसानी से बोल देते हैं कि हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं, यहाँ पर जिसकी जितनी आय होगी उसके आधार पे हम लोग टैक्स देंगे। तो राजा विक्रमादित्य एक बहुत न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने इस आधार पे कर लगाया कि किसी के ऊपर भी ज्यादा बोझ नहीं आए, जिसकी जितनी आय उसके आधार पे उससे कर लिया जाए। भारत में सिंचाई व्यवस्था, मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं, भारत में सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत करने वाले राजा विक्रमादित्य थे। उन्होंने सबसे पहले सिंचाई पे ध्यान दिया। और ये बहुत आधार, ये इस आधार को ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर कृषि अच्छी होगी तो आप देखेंगे राजस्व अच्छा होगा, राजस्व अच्छा होगा तो राजकोष में पैसा आएगा, और राजकोष में पैसा आएगा तो आप अच्छी सेना रख पाएंगे, और अच्छी सेना आपके पास में होगी तो नेशनल इंटरनेशनल डोमिनेंस आपका ज्यादा होगा। राजा विक्रमादित्य उस टाइम पर रोम और पता नहीं कहां के जो क्षेत्र हुआ करते थे वहां से उनका व्यापार होते थे। जो सिल्क रोड की हम लोग बात करते हैं, जो चाइना डेवलप कर रहा है, OBOR जो इनिशिएटिव है, ये राजा विक्रमादित्य के अंडर में आता था। वहां से वो चुंगी वसूलते थे। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जब भी प्रजा को राजा विक्रमादित्य की जरूरत लगी है, वो फ्रंट फुट पे आके उनकी मदद किए हैं। तो मेरा मानना यह है कि प्रदेश सरकार का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हमें राजा विक्रमादित्य के बारे में जानने को तो मिलेगा ही, उसी के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी और हम वो सभी लोग जिसको थोड़ी थोड़ी जानकारी है इतिहास की, वो इस जानकारी के माध्यम से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम उनके नक्शे कदम पे चलें और हमारे इस प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाए रखी जी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, देखिए सम्राट विक्रमादित्य जैसा शासन हो, ये शासन होगा कैसे, उसको लेके जाना है। विपक्ष का अपना एक मत हो सकता है, लेकिन कहते ना ये एक ऐसा उत्सव है कि इसको सब जानना समझना, और वर्तमान परिदृश्य में यदि इसको कहते ना इंप्लीमेंट करा के, मैं फिर उसी बात पर आती हूँ, विरासत से विकास की जो बात हो रही है उसको हम कितना ज्यादा ले जाएंगे, क्या 100% हम उसको जी पाएंगे, क्या हम जो बताना चाह रहे हैं या सरकार का जो सनातन संस्कृति तमाम चीजों के लिए प्रयास है, बिल्कुल उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन बाकी लोगों के भी जो सुझाव आते हैं, जो अपनी बात कहते हैं, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। खैर, मुझे ऐसा लगता है रमेश जी, विपक्ष का अपना एक मत हो सकता है, जैसे राम पांडे जी अपनी बात कह रहे थे, सभी लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ये बात सच है, सनातन को लेकर, विरासत से विकास को आगे बढ़ाने को लेकर, और एक बात जो है कि सम्राट विक्रमादित्य जैसा शासन हो, क्या उसको आज वर्तमान परिदृश्य में हम वैसे शासन की कल्पना कर सकते हैं जैसे कि सरकार प्रयास कर रही है? देखिए, मोटे तौर पर यह कल्पना तब हो पाएगी जब कहीं ना कहीं शासक वर्ग का भी में भी संकल्प शक्ति हो और समाज में भी संकल्प शक्ति हो, और समाज को और शासन को जोड़ने के बीच में जो तंत्र होता है, जिसको हम 22 पुतलियों के रूप में हमने जाना है, वो मध्य में होता है, उसके बीच में भी एक संकल्पना हो। यदि संकल्पना समाज में है तब भी शासन पूर्ण नहीं होगा, अकेले केवल शासक में है तब भी पूर्ण नहीं होगा। कहीं ना कहीं इसमें सामाजिक और एक राष्ट्रीय वातावरण बनाने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ ये जो विक्रमोत्सव जो आयोजन हो रहा है, अगर बाय द वे इस उत्सव में अगर 500 लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, उसमें से अगर 5 लोगों ने भी इस उत्सव को ठीक समझा और विक्रमादित्य के चरित्र को समझ लिया, तो मैं समझता हूँ वो 5 लोग कहीं ना कहीं तो अपने जीवन में एक आदर्श स्वरूप का शुरुआत करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह के कहीं ना कहीं हमारा आइडियल कौन होता है, कितने बच्चे हैं, हम युवा पीढ़ी का उदाहरण प्रसंग से हट कर दूं, कितने बच्चे हैं जो किसी क्रिकेट खिलाड़ी को आदर्श बना लेते हैं, कितने लोग हैं जो किसी सिनेमा के नायक को आदर्श बना लेते हैं। वो तब बनाते हैं जब उनके सामने वो स्वरूप, वो चीज आती है। विक्रमादित्य अगर लोगों के सामने आएंगे ही नहीं तो लोग उनको अपना आदर्श कैसे मानेंगे? विक्रम उत्सव के माध्यम से विक्रमादित्य लोगों के सामने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने लोग इसको आदर्श मानेंगे और सुधार होगा। 2 चीज में मैं जरूर कहना चाहूंगा जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने कही। हमारे यहाँ सिंचित खेती विक्रमादित्य जी ने शुरू नहीं की है। अथर्ववेद में सिंचित कृषि का वर्णन आता है, और वेदों की रचना काल मेरी दृष्टि से तो लगभग 16 लाख वर्ष होगी, लेकिन अगर आधुनिक इतिहासकार उसको 4000 वर्ष पूर्व मानते हैं, तो यानी विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य से भी 2000 वर्ष पुराना अथर्ववेद में सिंचित कृषि का वर्णन आता है। तो हम भारत में जहां तक नजर डालते हैं सिंचित कृषि मिलती है।
दूसरा शक संबत कनेक्शन ने शुरू नहीं किया था, वो शालिवाहन ने शुरू किया था, और शकों को भारत से पूर्ण विदा करने के बाद वो संबत शुरू हुआ है। दो चीज हो सकता है, अगर मैं भी देख लूंगा दोबारा, अगर गलत होऊंगा तो मैं भी सुधार कर लूंगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ सभी लोग बहुत छोटे छोटे से उसमें अपनी बात को पूरा कर देंगे तो ये चर्चा बहुत रूप से सार्थक हो जाएगी। अखिलेश जी, क्योंकि ये जो एक बात चल पड़ी है, न्याय की बात हो रही है, उस समय सम्राट विक्रमादित्य, आज डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि वो 32 पुतलियों का जिक्र हो रहा था, आज 32 मंत्रियों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि सरकार ही उस उत्सव को ला रही है, उस चीज को आगे बढ़ा रही है, सनातन के लिए प्रयास कर रही है। उसके लिए आपका एक छोटा सा संक्षिप्त आपकी प्रतिक्रिया। मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा जो होती है वो किसी देश की विरासत को संवर्धन करती है, संरक्षित करती है, और दूसरा पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफर स्थानांतरित करती है। आज जो शासन प्रयास कर रही है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में ही क्रियान्वयन हुआ। और आज जो है, जो हमारी जैसे सम्राट विक्रमादित्य की जितनी ये चीजें हैं, चाहे न्याय व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था, वो अब धीरे धीरे जो हमारे पाठ्यक्रमों में आ रही है। और ये पूरी तरीके से जब हमारी नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारा जो युवा है, ये सारी हमारी जो विरासत है उससे परिचित होंगे। विक्रम महोत्सव और शिक्षा दोनों में इसका जब समाहित हो जाएगा, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार होगा, तो हमारे युवा डेफिनेटली उस आदर्श सम्राट की जीवनी से कुछ ना कुछ प्रभावित होकर के और इसमें राष्ट्र निर्माण में शामिल होंगे। बिल्कुल ठीक बात है सचिन जी, क्योंकि करना चाहिए, जो प्रयास हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं इस उत्सव को मनाने के लिए, तमाम दिग्गज होंगे। एक जो प्रयास है उसकी सबने सराहना की है। मुझे लगता है राम पांडे जी ने भी ये कहा था कि हम सम्राट विक्रमादित्य का जिक्र कर रहे हैं, प्रयासों की बात कर रहे हैं, नीतियों का जिक्र कर रहे हैं। वेलकम है इस कार्यक्रम का, लेकिन नीयत भी साफ होनी चाहिए। उनका कहने का मकसद है कि जो वो न्यायप्रिय थे, क्या ऐसा वर्तमान में उन नीतियों को लागू कर पाएंगे? उनकी यदि 32 पुतलियां हर चीज का काम देखती थी, तो क्या ये 32 लोग जो है, 32 मंत्री हैं, क्या उन चीजों को बखूबी निभा पाएंगे? ये बात है। हम देखिए राखी जी, हम सभी लोग विक्रमादित्य राजा हैं, विक्रमादित्य जी की बात कर रहे थे, तो राम पांडे जी ने कहीं ना कहीं हमें बेताल की याद दिलाई है। और राम पांडे जी ने जिस तरह से जस्टिस वर्मा का नाम लिया है, वो हाईकोर्ट के जज हैं, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं उसको फिर से पढ़िएगा राम पांडे जी। कॉन्स्टिट्यूशन में हाईकोर्ट जज के खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट ही कॉलेजियम ने ही उनके खिलाफ में जो है इंक्वायरी इनिशिएट की है, तो वहां पर कहीं हमको अधिकार नहीं है सरकार को कि सरकार जाए और एक हाईकोर्ट जज को अरेस्ट करवा ले। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। सीबीआई जो है, सीबीआई परमिशन लेती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जब परमिशन देता है उसके बाद में जो है सीबीआई उसमें कहीं भी कोई एक्शन ले सकती है। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जांच के आदेश दिए हैं। तो आप हर चीज में कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और फिर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते नहीं है, उसको तोड़ मोड़ के बात करते हैं। आप जब बात कर रहे हैं तो फिर मुद्दे की बात कीजिए, प्रोसीजर की बात कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी एक हाईकोर्ट जज की इंक्वायरी की प्रोसीडिंग दी हुई है कि क्या प्रोसीजर है उसकी, तो आप उस प्रोसीजर को भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ऑलरेडी। तो आप जिस तरह से हर बात पे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, मुद्दे की बात कहीं और हो रही है, विषय कुछ और है। आप कहीं ना कहीं हर जगह हम जो एक ये होता है कि जैसे एक किसी भी शव को अगर एक सुंदर सा हार पहना दिया जाए तो भी वो खुश तो हो नहीं सकता है। तो आप जो है मुद्दा विहीन हो चुके हैं जो है बिल्कुल। आप जब हम विरासत की बात कर रहे हैं, सब जितने भी वक्ता हैं वो एक विक्रमादित्य राजा हैं, उनके अच्छे कार्यों की चर्चा कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिविटी लेके आ जाते हैं। तो ये जो बातें हैं ये कभी कभी पॉजिटिव हो जाए कीजिए राम पांडे जी। हमेशा जब आप बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल हथौड़ा लेके बैठे हैं और बिल्कुल सबको मारने बैठे हुए हैं। राम पांडे जी, देखिए, विक्रम विश्वविद्यालय बनाना इनको नेगेटिविटी लगती है। असली डिग्री वाले वहां से निकलते हैं, उनको डिग्री की जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग नकली डिग्री वाले हैं, आप अपनी डिग्री भी नहीं दिखा पाते हो, आपके साथ किसने पढ़ाई की है वो नहीं बता पाते हो। मैंने जहां जहां से पढ़ाई की है सबके नाम बता सकता हूँ, आप उनसे
मिलकर आ सकते हैं। तो विक्रम विश्वविद्यालय बनाना क्या ये गलत काम है? क्या INS जो विक्रांत बनाया है, जो हमारे देश के लिए लड़ रहा है, क्या ये गलत बात है? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विक्रम संवत को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया, क्या ये गलत बात है? आज विक्रमादित्य होते तो जिस जज को आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं वो जज अभी जेल में होता, या हो सकता है उसको फांसी हो गई होती। जिस सौरभ शर्मा को आप बचाने की बात कर रहे हैं, आज विक्रमादित्य होते तो जितने भी परिवहन मंत्री होते उनकी सबकी जांच हो गई होती, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की जांच हो गई होती। एक 10-5 रुपए की चम्मच आप 610 रुपए में खरीद रहे हैं। विक्रम महोत्सव जो चल रहा है ना, यदि उसका विक्रमादित्य जी के अनुसार ऑडिट करा लिया जाए तो उसमें भी परम भ्रष्टाचार निकलेगा। उसमें भी 6 रुपए की चम्मच आप 600 रुपए में खरीदेंगे, 10 रुपए का मटका उसमें भी 1000 रुपए में खरीदेंगे, उसमें भी आप पैसा खा जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं कि जब तक करप्शन दूर नहीं होगा, अब बताइए, पुलिस वाले को न्याय करना है, पुलिस पैसा ले रही है, जज को न्याय करना है, जज के घर से पैसे निकल रहे हैं, मंत्री को न्याय कर रहा है, मंत्री के पास हजारों करोड़ रुपया है, जितनों को भी न्याय करना है वो सब तो पैसा ले रहे हैं। अब तो हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उसका भी पैसा लगता है कि आप मर गए हो तब भी आपको पैसा देना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं हम, जब पैदा होता है हमारे घर में, उसके लिए भी अधिकारी कर्मचारी पैसा लेते हैं कि आप के घर में बेटा है बेटी पैदा हुआ है, आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको गरीब को कोई भी सरकारी सहायता मिल रही है तो वो अपना कार्ड बनवाने जाता है, राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड, कोई भी कार्ड बनवाने जाता है तब उसको पैसा देना पड़ता है। एक आयुष्मान योजना शुरू हुई है, उसमें जिंदा लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है राम पांडे जी, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगी। देखिए, जो प्रयास है उसकी सराहना होनी चाहिए। मुझे लगता है पक्ष विपक्ष की एक नोकझोंक आपसी हो सकती है, लेकिन एक विक्रम उत्सव का मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध कर रहा है। नीतियों की बात हो रही है, न्याय की बात हो रही है, सम्राट विक्रमादित्य के शासन को आज वर्तमान में जीने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए विरासत से विकास की बात हो रही है। युवा यदि इससे बहुत ज्यादा समझेंगे और उस चीज को अपने जीवन में इंप्लीमेंट भी कर लेंगे, बहुत अच्छा समय मुझे लगता है आने वाले समय में हम और आप देखेंगे। हाँ, ये बात सच है, जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है पिछले कई वर्षों के शासनकाल से कंपेयर करके देखें तो जाहिर तौर पर उस पर भी एक काम करने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है यदि कोई प्रयास होता है उसकी सराहना होनी चाहिए। सुझाव के तौर पर विपक्ष भी यदि कुछ कह रहा है उसको पॉजिटिव लीजिए, उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन राज है, सिंहासन बत्तीसी जैसा काज। हाँ, क्योंकि प्रयास तो है। जैसे सम्राट विक्रमादित्य की 32 पुतलियों का हमने जिक्र किया, हर एक पुतली का अपना एक काम था जो प्रॉपर तरीके से उस शासक को, उस समय को, उन चीजों के लिए काम किया करती थी। तो जाहिर तौर पर ऐसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके 32 मंत्री। ये जो सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास है, विक्रमादित्य के उत्सव को मनाने का प्रयास है और आज के युवाओं को इससे जागरूक करना, कहीं ना कहीं सनातन और विरासत से विकास को जो बढ़ाने का प्रयास है वो काबिले तारीफ है। और जाहिर तौर पर इसको यदि वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है आने वाला समय भी इसमें बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल खास पेशकश में नहीं, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।